नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसे कि आप जानते हैं कि जीडी का पेपर जल्द ही होने वाला है, उसी के लिए हम संधि लेकर के आए हैं। क्योंकि जीडी के पेपर में संधि यानी अर्थात कोई भी इंट्रेंस है हमारा जीडी से, जीडी ही नहीं जीडी से अलग भी, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो या फिर यूपी एसआई हो या एसएससी जीडी हो, सीआरपीएफ हो, स्टेनो हो, कोई सा भी ए टू जेड समूह है, तो उसमें संधि का आना अनिवार्य है। एक कम से कम एक और अधिक से अधिक 5 के बीच में संधि आ जाती हैं। तो इस वजह से आज हम संधि देखेंगे और संधि को हम डीपली और आराम से समझेंगे कि संधि होती क्या है। देखो, जो संधि है, संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मेल या फिर जोड़ करना। मेल कह सकते हैं या फिर जोड़ कह सकते हैं। यानी संधि का जो शाब्दिक अर्थ है वो मेल करना या फिर जोड़ करना है। और आपसे कह दें कि संधि विच्छेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो संधि विच्छेद का शाब्दिक अर्थ होता है अलग अलग करना या फिर खंडन करना। और संधि जो है हमारी, ये 3 प्रकार की होती हैं। लेकिन हम 3 प्रकार पढ़ने से पहले हम संधि को डिवाइड करना चाहते हैं। यानी जो हमारी संधि है हम उसे लगभग 4 भागों में डिवाइड करेंगे। यानी जो हमारा सबसे पहले नंबर पर होगा उसे हम देखेंगे संधि, यानी अर्थात पहले हम देखेंगे वर्ण विच्छेद में, यानी अर्थात जो हम सीखेंगे वर्ण विच्छेद सीखेंगे। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे अक्षर विच्छेद, अक्षर विच्छेद। और फिर हम देखेंगे तीसरे नंबर पर संधि, और चौथे नंबर पर देखेंगे संधि विच्छेद। चौथे नंबर पर देखेंगे संधि विच्छेद। ये ध्यान रखना, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर ये पूछ लेता है कि राम का वर्ण विच्छेद क्या होगा, राम में कितने वर्ण हैं, या राम शब्द में कितने अक्षर हैं। संधि, समास, यानी अर्थात संधि, संधि विच्छेद, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम वर्ण विच्छेद देखेंगे, फिर अक्षर विच्छेद, संधि और संधि विच्छेद देखेंगे, जिससे कि हमारी टोटल संधि कवर हो जाएंगी। यदि हम बात करें वर्ण विच्छेद की, यानी पहले नंबर पर जब हम बात करते हैं वर्ण विच्छेद की, तो वर्ण विच्छेद में सबसे पहला हमारा जो शब्द है वो है वर्ण। क्या होता है? मैंने आपको बताया था वर्णमाला में कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसे वर्ण या ध्वनि कहते हैं। वर्ण जो होता है वो स्वर रहित होता है, स्वर सहित नहीं होता, स्वर रहित होता है। यदि हम बात करें राम की, यदि कोई आपसे कहने लगे कि राम शब्द में कितने वर्ण आएंगे, तो यहाँ पर हमारा जो एक तो है रा और एक है मैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे आधा रे प्लस आ, यानी जो रा बना हुआ है वो बना हुआ है आधा रे प्लस आ से, और जो मैं बना हुआ है ये बना हुआ है आधा मैं प्लस ऐसे। तो हमें पता चला कि राम में कितने वर्ण हैं। राम में जो वर्णों की संख्या है, यानी राम में जो वर्ण हैं वो कितने हैं? 4 हैं। उसी प्रकार यदि आपसे ऐसा मान लीजिए कोई आपसे कहने लगे कि विद्या में कितने वर्ण हैं, आपसे कोई कहे कि ये हमारा नंबर 1 था और ये नंबर 2 हम देख रहे हैं कि विद्या में कितने वर्ण हैं, तो हमें यहाँ पर पड़ता है एक आ रहा है वी और एक आ रहा है धा। तो हम इसे अलग अलग करेंगे। जो वी है ये किससे मिलकर के बना होगा? आधा वै प्लस छोटी से मिलकर के बना है वै। और यहाँ पर जो ध आया है ये हमारी वर्णमाला में कहीं नहीं आता। इसका मतलब ये है ये किसी 2 वर्णों की सहायता से मिलकर बना है। तो हम देखेंगे ये किससे मिलकर के बना है। ये बना होता है आधा द प्लस ये से, और यहाँ पर आ भी है तो आ, और हम यहाँ पर इसमें से आ निकाल देंगे, तो इससे बनेगा आधा द प्लस ये प्लस आ से बनेगा धा। तो हम इसे यहीं पर उतार देंगे। क्या हो जाएगा? आधा द प्लस ये, और इसे भी आधा करेंगे प्लस आ निकाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? विद्या हो जाएगा। और विद्या में कितने वर्ण आएंगे? यहाँ पर यदि हमसे वर्ण की संख्या पूछेगा तो कितने आए हैं? 5 वर्ण आए हैं। ठीक है, यानी अर्थात हम वर्ण विच्छेद कर लेंगे। और ये हमारे एंट्रेंसों में बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जाने लगे हैं अब कि वर्ण कितने होंगे। यदि मैं आपसे बात करूं तो आपको बताना है कि द्वंद्व में कितने वर्ण आएंगे। और मैं आपसे कहूँगा कि राष्ट्रीयता
राष्ट्रीयता में कितने वर्ण आएंगे। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं दोनों ही, कि द्वंद्व में कितने वर्ण हैं और राष्ट्रीयता में कितने वर्ण हैं। यदि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इतने वर्ण हैं, जिसका सही जवाब होगा हम आपको बता देंगे कि वह सही है या गलत है। ठीक है, अब देखते हैं अक्षर विच्छेद की बात करें। आपने मैसे पढ़ा होगा, मैसे में क्या होता है कि हम दो दो वर्णों के जोड़े बना देते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, हम एक स्वर के साथ एक व्यंजन का जोड़ा बना देंगे। जैसे कि यहाँ पर है कि मैं के साथ आ का एक जोड़ा हो गया, रे के साथ आ का एक जोड़ा हो गया। यानी यदि हमसे अक्षर पूछेगा तो हमारे अक्षर कितने आएंगे, इसमें 2 आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर अक्षर पूछेगा तो एक जोड़ा ये बना है और एक ये बना है, तो यहाँ पर भी अक्षर कितने हैं, 2 आएंगे। अब हमें पता चला विद्या में वर्ण तो है 5 और अक्षर हैं 2, ऐसे ही राम में वर्ण हैं 4 और अक्षर हैं 2। ठीक है, और आपको बताना है कि द्वंद्व में कितने वर्ण आएंगे और कितने अक्षर, और राष्ट्रीयता में कितने वर्ण आएंगे और कितने अक्षर आएंगे। ठीक है, यदि आपको पता चल गया होगा वर्ण विच्छेद और अक्षर विच्छेद क्या होता है। बात करते हैं हम संधि की। ये दोनों ही जो वर्ण विच्छेद और अक्षर विच्छेद थे, ये दोनों ही ज़्यादा बड़े नहीं थे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हैं छोटे लेकिन नंबर पूरा दिया जाता है। क्योंकि नंबर आपको यदि एक क्वेश्चन भी आ गया तो ऐसा समझ लेना 2 नंबर तो पक्के हैं। देखते हैं भैया संधि को, कि जो संधि है, संधि का जो शाब्दिक अर्थ है वो मेल ही करना या फिर जोड़ करना होता है। और संधि में क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जब वर्ण प्लस वर्ण के मेल से, यानी वर्ण प्लस वर्ण के मेल से जो परिवर्तन होता है, यानी जो वर्ण है वर्ण प्लस वर्ण के मेल से जो भी परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा, संधि कहलाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं, मैंने लिखा सुर प्लस ईस, सुर प्लस ईस लिख दिया। आपको ध्यान रखना, संधि के अनिवार्य पक्ष जो होंगे वो 2 होंगे, लेकिन 2 से अधिक पक्ष भी हो सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपसे कहा जाए संधि के कितने अनिवार्य पक्ष होते हैं, तो आंसर होगा 2, लेकिन 2 से अधिक पक्ष भी हो सकते हैं। अब संधि जो की जाती है वो पहले पक्ष के अंतिम वर्ण और दूसरे पक्ष के प्रथम वर्ण में की जाती है। संधि पहले पक्ष के अंतिम वर्ण और दूसरे पक्ष के प्रथम वर्ण में की जाती है। तो ये हमारा प्रथम पक्ष है और ये द्वितीय पक्ष है। तो पहले पक्ष का अंतिम वर्ण क्या है, आप सोच रहे होंगे रे है, लेकिन मैंने अभी वर्ण विच्छेद करके बताया था, जब हम रे का वर्ण विच्छेद करते हैं तो आधा रे प्लस ऐसे मिल करके बना होता है, तो अंतिम वर्ण क्या हुआ, ए हुआ। ठीक है, तो हमें पता चला कि हमारे पहले पक्ष का अंतिम वर्ण ए है और दूसरे पक्ष का प्रथम वर्ण बड़ी ई है। अब इन दोनों के मेल से जो भी परिवर्तन हुआ है, अर्थात यहाँ पर ए बनेगा, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, यानी अर्थात जो भी यहाँ पर परिवर्तन हुआ है उसे हम कहेंगे संधि। अब परिवर्तन क्या हुआ है, ए बना है, तो यहाँ से से उ और रे से कैसे रहेगा, तो हमने उतारा से उ और रे। इधर से ए समाप्त हुआ, इधर से ई समाप्त हुआ, मिलकर के क्या बना है ए, तो हमने ए का संकेत लगा दिया और बचा क्या, से, तो क्या हो गया, सुरेश हो गया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है संधि ऐसे ही बनती है, बस बिल्कुल ईजिली तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, सुरेश हो जाएगा। अब हमें लैंग्वेज बनाने में आसानी रहेगी, हम कहेंगे 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार यानी बदलाव उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। लैंग्वेज बनाने की मतलब लैंग्वेज को रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। और संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, जिसमें हमारे फर्स्ट नंबर पर आता है स्वर संधि, स्वर संधि, दूसरे नंबर पर आता है व्यंजन संधि और तीसरे नंबर पर आता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, ये हमारी संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम बात करेंगे यहाँ पर स्वर संधि की। ठीक है, यानी पहले नंबर पर हम देखेंगे कि स्वर संधि
क्या होती है। ठीक है, तो बात करेंगे हम स्वर संधि के बारे में। मैं इसे रफ कर देता हूँ, जिसे नोट करना है वो बैक कर लेंगे और पीओस करके नोट कर सकते हैं, यानी वीडियो को रोक करके, जिसमें हम बात करेंगे पहले नंबर पर स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि क्या होती है? आपको मैंने अभी बताया कि हमारी संधि के दो पक्ष होते हैं, यानी जो हमारी संधि है उसके दो पक्ष अनिवार्य होते हैं, पहला और दूसरा। आपको ध्यान रखना है पहले पक्ष का जो अंतिम वर्ण हो वो भी स्वर हो, और दूसरे पक्ष का प्रथम वर्ण भी क्या पाया जाए? स्वर पाया जाए। और यदि इन दोनों के मेल से जो भी परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा? स्वर संधि कहलाएगा। यानी अर्थात स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं स्वर संधि। और स्वर संधि जो है ये 5 प्रकार की पाई जाती है। यदि हम बात करें संधि कितने प्रकार की है तो 3 प्रकार की, लेकिन स्वर संधि कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। मैंने आपको बताया कि पहले पक्ष का अंतिम वर्ण स्वर होगा और दूसरे पक्ष का प्रथम वर्ण भी क्या होगा? स्वर होगा, और इन दोनों के मेल से जो परिवर्तन होगा वही क्या कहलाएगा? स्वर संधि कहलाएगा। जैसे हम बात करें, मैंने लिखा सदा प्लस एव। हमने देखा कि पहले पक्ष का अंतिम वर्ण क्या है? आ है। यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पहले पक्ष का अंतिम वर्ण आ है और दूसरे पक्ष का प्रथम वर्ण ए है। दोनों के मेल से जो परिवर्तन हुआ है यानी विकार हुआ है वो बना है ऐ, यानी अर्थात बड़ा ए, और बड़े ए का जो संकेत होता है वो 2 मात्राएं होती हैं। यहाँ से आ समाप्त हुआ, स और द ऐसे का ऐसे रहेगा, हमने उतारा स और द। यहाँ से आ समाप्त हुआ, यहाँ से ए समाप्त हुआ, दोनों के मेल से बनी हैं 2 मात्राएं, तो हमने 2 मात्राएं उतार दी और इधर से क्या बचा? वह बचा, तो क्या हो गया? सदैव हो गया। ठीक है, और जो हमारी स्वर संधि है वो 5 प्रकार की होती हैं, और 5 प्रकार की हम बात करें जिसमें फर्स्ट नंबर पर आती है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। दूसरे नंबर पर आती है गुण संधि। गुण संधि। चौथे यानी तीसरे पर आती है वृद्धि संधि। चौथे पर आती है यण संधि। और 5वें नंबर पर आती है अयादि संधि। यानी ये संधि हमारी होती है 5 प्रकार की। यानी जो स्वर संधि है ये कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। और इसमें हम बात करेंगे दीर्घ संधि की, यानी जो हमारा नंबर फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। ठीक है, हम बात करते हैं दीर्घ संधि के बारे में। तो दीर्घ संधि क्या होती है? आपको ध्यान रखना है कि मैंने आपको हरस्व स्वर पढ़ाए थे और दीर्घ स्वर भी वर्णमाला में। हरस्व स्वर होते हैं छोटा, छोटी, रीरी, और यानी छोटा, छोटी, छोटाऊ और रीरी। और जो दीर्घ स्वर होते हैं वो होते हैं आ, बड़ी ई, बड़ाऊ, छोटा ए, बड़ा ए, छोटाओ, बड़ाओ। तो हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी दीर्घ संधि होगी उसने कहा है कि पहले पक्ष में हरस्व स्वर पाया जाए या दीर्घ स्वर पाया जाए। यानी जो हमारे संधि का पहला पक्ष होगा उसमें क्या होगा? या तो हरस्व स्वर पाया जाएगा। हरस्व स्वर का मतलब है या तो ए पाया जाएगा, ई पाया जाएगा, या ओ पाया जाएगा, या फिर रीरी पाया जाएगा। ठीक है, और या फिर दीर्घ स्वर पाया जाएगा, यानी अर्थात बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ओ। और उसने कहा है जो हमारा दूसरा पक्ष होगा उसमें भी या तो हरस्व स्वर पाया जाए ए, ई, ऊ और रीरी, और या फिर दीर्घ स्वर पाया जाए बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। दोनों के मेल से क्या बनेगा? दीर्घ स्वर बनेगा, और दीर्घ स्वर भी क्या कहलाएगा? यानी अर्थात बड़ा आ बनेगा, बड़ी ई बनेगी और बड़ा ऊ बनेगा, और अर्थात कहने का मतलब है रीरी बनेगा। ठीक है, यानी अर्थात हमें पता चला हमारी दीर्घ संधि के 4 नियम हैं। एक है बड़े आ का बनना, बड़ी ई का बनना, बड़े ऊ का बनना और रीरी का बनना। ठीक है, यानी हमारे संधि के 4 नियम हैं। उसने कहा है कि पहले पक्ष में हरस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, दूसरे पक्ष में भी हरस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, दोनों के मेल से
क्या बनेगा, दीर्घ स्वर बनेगा, यानी अर्थात बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और रीरी बनेगा। जिसमें हम फर्स्ट नियम देखेंगे, यानी आ का बनना, यानी जो हमारा फर्स्ट नियम होगा, नियम नंबर 1 होगा, वो होगा आ का बनना। ठीक है, इसे हम देखेंगे आ का कैसे बने जाएगा, यानी आ जो होगा वो कैसे बनेगा। ऐसा मान लेंगे, मैं इसे थोड़ा सा रफ कर देता हूँ इधर से, कि आ का कैसे बनेगा। यानी मैंने अभी बताया कि हमारी संधि के 2 पक्ष हो जाएंगे। उसने कहा है कि पहले पक्ष में ह्रस्व स्वर पाया जाए, यानी ए पाया जाए, और दूसरे पक्ष के प्रथम वर्ण में भी ह्रस्व स्वर पाया जाए, यानी दोनों पक्ष में जब ह्रस्व स्वर है तो मिलकर के क्या बनेगा, आ बनेगा। और यदि पहले पक्ष में आ पाया जाए प्लस दूसरे पक्ष में ए पाया जाए तो भी मिलके क्या बनेगा, आ बनेगा। और यदि पहले पक्ष में ए पाया जाए प्लस दूसरे पक्ष में आ पाया जाए तो भी मिलके क्या बनेगा, आ बनेगा। और यदि पहले पक्ष में आ पाया जाए प्लस दूसरे पक्ष में भी आ पाया जाए तो भी मिलकर के क्या बनेगा, आ बनेगा। यानी अर्थात कहने का मतलब ये है, जो हमारा फर्स्ट नियम कह रहा है, जो आ का बनना है वो कह रहा है कि पहले पक्ष में ए हो या फिर आ हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है, यानी ए भी हो सकता है और आ भी हो सकता है। और दूसरे पक्ष में भी उसने कहा है या तो ए हो या फिर आ हो, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, अर्थात आ भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। दोनों के मेल से जो विकार होगा, यानी अर्थात परिवर्तन होगा, यहाँ पर क्या बनेगा, आ बनेगा। और आ का आप संकेत जानते हैं क्या होता है, संकेत एक डंडा होता है। जैसे कि हम देखेंगे, मैंने लिखा स्व प्लस अर्थी। यहाँ पर हमने देखा जो हमारा पहले पक्ष का अंतिम वर्ण है, आप सोच रहे हैं वह है, लेकिन वह को जो हम अलग अलग करेंगे, आधा वह प्लस ए, तो वर्ण क्या निकलेगा, ए निकलेगा। तो हमारे पहले पक्ष का जो अंतिम वर्ण होगा वो ए होगा, और दूसरे पक्ष का प्रथम वर्ण भी क्या है, ए है। और दोनों के मेल से क्या बना होगा, आ बना होगा। ठीक है, यानी अर्थात एक मात्रा, यानी एक डंडा। तो यहाँ से ए खत्म हुआ, क्या बचा, आधा स और वह बचा। यहाँ से ए समाप्त, यहाँ से भी ए समाप्त, और मिलकर के क्या बना है, आ। तो हमने आ उतार लिया और क्या बचा, थ, ई और रे की मात्रा, तो क्या हो जाएगा, स्वार्थी। ठीक है, जैसे कि हम करेंगे, हम देखेंगे, मैंने लिखा विद्यालय, यानी अर्थात विद्या जमा आलय। कहने का मतलब है कि पहले पक्ष का अंतिम वर्ण आ है और दूसरे पक्ष का प्रथम वर्ण भी आ है, दोनों के मेल से क्या बना होगा, आ बना होगा, यानी अर्थात एक मात्रा। तो यहाँ से वह ई और ध ऐसे का ऐसे रहेगा, वह ई और ध ऐसे का ऐसे ही रहेगा। यहाँ से आ समाप्त और यहाँ से भी आ समाप्त, मिलकर के क्या बना है, आ बना है। और इधर से क्या रह जाएगा, लय और यह रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम ई का बनना, यानी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ई का बनना कि ई कैसे बनता है। ये ध्यान रखना, आपके यदि सेकंड यानी अर्थात ये नियम याद है कि ए कैसे बनता है, तो लास्ट तक आपको संधि विच्छेद पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। आप खुद पे खुद समझ जाएंगे कि कैसे बनता है कैसे नहीं। आपको ये समझ लेना, लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा जिसमें कि आपको एक भी क्वेश्चन डाउट में नहीं रहेगा, लेकिन पहले हमारा बेस तैयार होना चाहिए। यदि बेस तैयार है तो संधि को हम कभी भी कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।